हेलो बच्चों, स्टडी विद सोनी मैम की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो मैं हिस्ट्री का क्लास, जो क्लास 12 की हिस्ट्री की जो श्रृंखला को जारी रखी थी, आज इसी क्लास के श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए आज हम खत्म करेंगे चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बस यही कहूँगा कि उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। जी हाँ, इसी श्रृंखले को लेते, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने हिस्ट्री क्लास के श्रृंखला को जारी रखते हैं। और आज जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 12 हिस्ट्री के आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2। और चैप्टर 2 मैं बार बार कहती हूँ कि ये क्लास ना केवल आपके क्लास 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट को मजबूत बनाएगा, बल्कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों का भी जो हिस्ट्री का बेस होगा इस क्लास के माध्यम से और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते चला जाएगा। और मैं बार बार कह रही हूँ कि ये क्लास में अगर वो जुड़े रहते हैं, लगातार हमारे साथ जो हमारे क्लास को ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका जो प्रतियोगी परीक्षा का जो हिस्ट्री तैयारी है वो आसानी से हो जाएगा। तो आज हम क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 पर गौर करेंगे। और आज आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि मैम हिस्ट्री में चैप्टर 2 में क्या कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ बेटा कि इसमें आरंभिक समाज के बारे में पढ़ना है। अर्थात इस चैप्टर का मुख्य बिंदु है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल को आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें राजा, किसान, नगर, आरंभिक समाज और उस समाज की कुछ अर्थव्यवस्थाएं हैं, उससे जुड़ी हुई कुछ मुख्य बिंदु है जो इस चैप्टर के माध्यम से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मैं पिटारा खोलती हूँ और पिटारा खोलते के साथ सबसे पहला टॉपिक जो आपके सामने आ गया प्यारे बच्चों, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता अभी तक जूनियर क्लास में आपको यही बताया होगा कि वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म के पवित्र जो पुराने ग्रंथ हैं उस ग्रंथ का सृजन जो हुआ था इसी सभ्यता के काल में हुआ था और इसलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन वैदिक सभ्यता की कुछ और विशेषता भी थी। वैदिक सभ्यता जो था विश्व का सर्वप्रथम शाब्दिक सभ्यता था और ये सभ्यता ने ही सबसे पहले साहित्य की खोज की थी। और यूं कहो कि प्राचीन भारत की पुरानी संस्कृति का जन्म किस काल में हुआ, तो हमारे वैदिक काल में ही हुआ, अर्थात वैदिक सभ्यता में हुआ। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया गया। एक को कहा गया पूर्व वैदिक काल और दूसरे को कहा गया आपका बेटा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। पूर्व वैदिक काल को कहीं कहीं ऋग वैदिक काल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये वैदिक सभ्यता था सिंधु सभ्यता के बाद भारत की सबसे पुरानी दूसरी सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो आपकी वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का काल जो था ऐसा माना जाता है कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का जो काल था उस काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन बच्चों वैदिक सभ्यता की अपनी कुछ अलग भी विशेषता थी, उन विशेषताओं को हम इस नोट्स के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई और वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बनाई गई थी, आर्यों के द्वारा बनाई गई थी। एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से निकला गया कि वैदिक सभ्यता को किसने बनाया, तो आप बोल सकते हो आर्यों ने, यानी वैदिक सभ्यता जो थी आर्यों के द्वारा बनाई गई थी। इसमें एमसीक्यू का दूसरा प्रश्न ये निकलेगा कि वैदिक सभ्यता के पहले भारत में कौन सी सभ्यता थी, प्राचीन भारत में कौन सी सभ्यता थी। उत्तर के संदर्भ में आप कह सकते हो कि वैदिक सभ्यता से पूर्व जो भारत की प्राचीन भारत की जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो दूसरी सभ्यता आई वो कोई और नहीं वैदिक सभ्यता थी, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर देखते हैं। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके पहले हमने पढ़ा था ना कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय और शहरी सभ्यता थी, लेकिन इसके विपरीत जो आपकी वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और इस सभ्यता का काल जो मैंने आरंभ में ही बताया 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक
जो काल का निर्धारण किया गया, इस काल को वैदिक काल के नाम से सुशोभित किया गया। ठीक है, अब देखो इस वैदिक सभ्य काल में ही 4 वेदों की रचना, हमारे वेदों की संख्या कितनी है? 4, और ये चारों वेदों का सृजन जो हुआ था इसी वैदिक सभ्यता में किया गया था। ठीक है बेटा, वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया और इस समय नए नगरों का विकास हुआ। यानी वैदिक सभ्यता के बाद ही, क्योंकि इसी काल में वैदिक सभ्यता के बाद जो था महाजनपद जो है, बहुत सारे आपको नए नए महाजनपद वाले काल देखने को मिलेंगे। तो महाजनपद काल वैदिक सभ्यता के बाद आया और महाजनपद काल में ही हम बहुत सारे जो थे नए नए नगरों का क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है, अब आपके सामने बेटा एक प्रश्न यहाँ से ये आएगा कि जो हमारे 4 वेद जिनका निर्माण हमारी वैदिक सभ्यता के दौरान किया गया था, वो 4 वेद कौन कौन है? तो वो 4 वेद के नाम जो है बेटा, सबसे पहला है ऋग्वेद, दूसरा है बेटा आपका यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा आपका है बेटा अर्थवेद। यानी हमारी वेदों की संख्या 4 है और सबसे पहला सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख जो वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है, इसके बाद आप इसके में दूसरा क्या टॉपिक पढ़ सकते हो, चूंकि ये नोट्स हमारा एनसीईआरटी बुक से बनाया गया नोट्स है और ये टोटल नोट्स जो है बेटा एनसीईआरटी के पैटर्न से बनाए गए मैंने, और इस नोट्स के माध्यम से आपको एनसीईआरटी बुक के हर महत्वपूर्ण बिंदुओं को नजर में, आपके हर बिंदुओं को इस नोट्स के माध्यम से आपको समझ में आएगा और इस नोट्स को पढ़ोगे तो आपका संक्षिप्त रूप से पूरा एनसीईआरटी बुक का पैटर्न समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो आपके पास टॉपिक था कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है। परिवर्तनकारी काल हम उस काल को कहते हैं बेटा जिस काल में आपको जो चीजें अभी दिख रही है वो चीजें पहले नहीं दिखी थी। यानी हर चीज में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या शैक्षणिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र, आपको हर क्षेत्र में कुछ कुछ नए अनुभव और नई नई चीजों को देखने के लिए मिल रही है। तो हम कहेंगे कि हमारा ये समय जो था बिल्कुल परिवर्तनशील काल था, यानी परिवर्तन वाला समय था। तो आपके जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हो, इसको इतिहास में परिवर्तनकारी काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये समय आते आते हमारे जो सभ्यता का बहुत सारा स्वरूप जो था वो परिवर्तित हो गया। लोगों का सोचने का, समाज के रहने का, हर चीज के तरीकों में काफी क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। तो इसलिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमने क्या कुछ परिवर्तन देखा। तो सबसे पहला देखा कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक अहम बदलावकारी काल माना जाता है। मैंने क्या कहा कि अहम बदलावकारी काल कहो या परिवर्तनशील काल कहो, आप भिन्न नामों से जान सकते हो। ठीक है, इस कारण आरंभिक राज्यों और नगरों का विकास, क्योंकि इसमें क्या क्या परिवर्तन देखा गया। तो पहले चूंकि वैदिक सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन 6ठी शताब्दी आते आते नगरों का निर्माण होने लगा और इस प्रकार नगरों के विकास से आसपास की जीवन शैली काफी परिवर्तित हो गई और जिस कारण इस काल को हम परिवर्तनकारी काल भी कहते हैं। और कुछ नया क्या देखने के लिए मिला, तो आपने इसके पहले हड़प्पा सभ्यता की बात की थी। तो हड़प्पा सभ्यता में आपने देखा था बच्चों कि मुख्य रूप से कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि हड़प्पा लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लोहे ऐसे धातु से वो अपरिचित थे। लेकिन 6ठी शताब्दी आते आते लोहे की खोज हो चुकी थी और लोहे का काफी ज्यादा प्रयोग होना भी आरंभ हो गया था। जहां औजारों के लिए अपने छोटे मोटे मतलब कि महत्वपूर्ण औजार के लिए या फिर किसी भी उपकरणों के लिए हम कांसे का प्रयोग करते थे, अब हम कांसे का प्रयोग ना कर हम लोहे का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, अर्थात बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया। ठीक है, तो दूसरा परिवर्तन ये देखा गया। तीसरा क्या देखा गया? सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों का प्रचलन। इसके अलावा बेटा जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन था वो धर्म के क्षेत्र में था। ठीक है, क्या था बेटा? तो इसी समय बौद्ध धर्म और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजन पद के नाम से 16 राज्यों के जिक्र मिलते हैं। अगर तुम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखते हो तो उसमें महाजन पद जैसे कुछ शब्दों को
आपको देखने के लिए मिलता है। तो उस समय महाजन पदों की संख्या 16 थी और ये 16 महाजन पद उस समय के 16 राज्य थे, अर्थात उन 16 राज्यों को इन महाजन पदों के नाम से ही क्या होता है, जाना जाता है। और इन महाजन पदों का जिक्र जो होता है वो आपको बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के माध्यम से मिलता है। आप इसके पहले क्लास में पढ़े होंगे कि प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत जो होता है बेटा साहित्यिक स्रोत होता है। तो उस साहित्यिक स्रोत में आपने बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का भी नाम लिया होगा। तो ये बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में जो आपके 16 महाजन पदों के बारे में जो चर्चा किया गया है, तो इनसे जिन नगरों के बारे में अपरिचित थे, इस बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में उन नगरों को महाजन पद के नाम से जाना गया और उन महाजन पदों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, इसके अलावा और आपने क्या देखा, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कृषि के लिए भी परिवर्तन काल माना जाता है, क्योंकि जहां पर पहले लकड़ी के हल से हल होते थे, अब वहां पर हल किसके होने लगे, लोहे के हल होने लगे। ठीक है, लोहे का प्रयोग हुआ जिससे कठोर जमीन को जोतना काफी क्या हो गया, आसान हो गया। इस काल में धान के पौधे का रोपण शुरू हो गया और फसलों की उपज क्या हो गई, बढ़ गई। जाहिर सी बात है कृषि के क्षेत्र में भी काफी क्रांतिकारी परिवर्तन देखा गया कि जहां पर हम लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, अब हम वहां पर लोहे के हलों का प्रयोग करने लगे और लोहे के हल के प्रयोग से मिट्टी जो थी और ज्यादा जो कठोर जमीन को भी जोतना हमारे लिए काफी क्या हो गया, सरल हो गया और धान के पौधों को हम रोपने लगे, जिससे हमने देखा कि हमारी कृषि पैदावार बढ़ गई, हमारी उपज बढ़ गई। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था और इस परिवर्तन को 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में देखा गया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो पहला क्लास है, आपके 2nd चैप्टर का जो फर्स्ट क्लास है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इस बिंदुओं को ध्यान से देखोगे और मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनोगे और सुनकर अपने लिखने का प्रयास करोगे। और अगर कुछ लेक्चर में कुछ आपको कमियां हुई, त्रुटियां होंगी, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताओगे। अगर जिन बच्चों को लेक्चर का PDF चाहिए तो वो भी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर आप शिक्षा के प्रचार को करने के लिए इस मैम की जो कोशिश है कि मैं पूरे भारत को अपनी शिक्षा के माध्यम से जोड़ सकूं, तो मैम के इस कोशिश में आप मेरा जरूर सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब बढ़ें और अपने इस प्रयास को निरंतर जारी रखें।